सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीतम एंड आज जो है हम एक न्यू एक्ट के साथ आए हैं। एक्ट का नाम है द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। हम दोनों मिलकर इसको डिस्कस करेंगे। मैंने भी एक्ट नहीं पढ़ा है और अभी पढ़ने जा रहा हूं, और जब पढ़ने जा रहा हूं तो सोचा कि आपको भी इन्वॉल्व कर लूं इसमें। और अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं पढ़ रखा है तो साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा बहुत तो दोनों को समझ में आ जाएगा, है ना। सो एज यू कैन सी इसमें 19 सेक्शंस है। द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 19 सेक्शंस है टोटल। और ये जो एक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक्ट उन ऑफेंडर्स के लिए है, उन एक्यूज के लिए है जो किसी माइनर क्राइम में, जो माइनर क्राइम होता है, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, उनमें कोर्ट क्या कर सकती है, इनको रिलीज कर सकती है, इनको डांट फटकार के, अगर इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है या फिर इनका कैरेक्टर देख के या फिर नेचर ऑफ क्राइम देख के, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे अपराधियों को रिलीज कर सकती है। ठीक है, और उसको डिस्कस करते हैं। और 1958 का एक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, चाहो तो याद कर लेना। 1958 टोटल 19 सेक्शंस है, तो इजीली बहुत इजी होगा आपको ये सारे जो पॉइंट्स है याद करना, टोटल सेक्शंस याद करना। सो सबसे पहला जो सेक्शन है वो बात करता है सब टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। ठीक है, सेकंड बात करता है डेफिनेशन की, थर्ड बात करता है 3, 4 एंड 5 बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट की, कि कोर्ट के पास पावर है ऑफेंडर्स को रिलीज करने का आफ्टर एडमोनिशन, उनको डांट फटकार के उनको रिलीज करने की पावर कोर्ट के पास है। सेक्शन 4 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, कि मान लीजिए कोई अपराधी है, उसके गुड बिहेवियर को देख के उसके ऊपर कोई किसी को निगरानी के लिए रख के उसको रिलीज किया जा सकता है। तो 3 भी पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है, 4 भी पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। एक सेकेंड, हाँ, 3 भी पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है, 4 भी एंड 5 भी, सेक्शन 5 भी पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट, कि रिलीज जो ऑफेंडर हो रहा है उसको कुछ पैसा जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। जो व्यक्ति 21 साल से कम है उसको जेल ना हो, उसको कारावास ना हो, ऐसे अपराधियों को उसकी रोक के ऊपर उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाने का जो डिस्कशन है वो सेक्शन 6 हमें बता रहा है। सेक्शन 7 बात करता है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो जो रिपोर्ट बनाएगा उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। सेक्शन 5 बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है। सेक्शन 8 कहता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। जो भी अपराधी है उसको जो रिलीज करना है, कोर्ट जो रिलीज कर रहा है किसी भी अपराधी को प्रोबेशन के ग्राउंड पे, उसको उसके गुड कंडक्ट के ग्राउंड पे, तो उसमें कोर्ट जो है डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट कंडीशन अप्लाई कर सकता है। वेरिएशन ऑफ कंडीशन की बात कर रहा है, जो इंडेक्स देख के हमें समझ में आ रहा है कि एक टाइप ऑफ वेरिएशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ऐसा अब आगे जाके उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है इसमें। सेक्शन 8 ये हो गया। सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। ऑफेंडर जो है, अगर वो एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, अगर उसको कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा या फिर आगे जाके ब्रीच कर देता है, तो वैसे में क्या प्रोसीजर रहेगा कोर्ट का आगे। सेक्शन 10 जो है प्रोविजन एज टू सियोरिटीज, जो सियोरिटीज की बात है, प्रोविजन जो है सियोरिटीज को लेके, जो कि बॉन्ड्स का भी जिसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उनको लेके क्या कहता है, उनको लेके क्या प्रोविजन रहेगा, वो सेक्शन 10 हमें बताएगा। सेक्शन 11 बताएगा हमें कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। आई डोंट नो, इससे क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बट ये इतना कह रहे हैं कि कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक, हाँ ये हो सकता है कि इसमें कौन कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट हैं ऑर्डर बनाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, या फिर अपील के लिए, रिवीजन के लिए, या पावर ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन, कि कोर्ट के पास क्या पावर रहेगी अपील एंड रिवीजन के केसेस में, उसके बारे में बेसिकली
आई थिंक ये समवेयर रिलेटेड है, ये डिस्कस करता है समवेयर ज्यूरिसडिक्शन की, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है सेक्शन 11। सेक्शन 12 है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने की अटैचिंग टू कन्विक्शन। कन्विक्शन ये क्लियरिटी इससे नहीं मिल रही है। सो बेसिकली जो टाइटल है वो 12 का, सेक्शन 12 का यही है। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर्स की। सो सेक्शन 30 जो है, सॉरी 13 जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर्स की बात करता है। प्रोबेशन ऑफिसर का हमने डिस्कशन यहाँ पे भी देखा था, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल सेक्शन 7 में। सो ये जो है यहाँ पे उस प्रोबेशन ऑफिसर की जो बात जो की गई थी सेक्शन 7 में, वो हमें यहाँ पे 13 में देखने को मिल रही है कि में भी डिफिनेशन दी हो गई होगी या बताया होगा कि क्या है प्रोबेशन ऑफिसर, कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया गया। सेक्शन 14 जो है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। अब ये जो सेक्शन 13 में जो प्रोबेशन ऑफिसर बताए गए हैं और जिनका रोल हमें 7 में दिखाया गया है कि उनका जो रिपोर्ट है, जो प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाएगा उसको कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसी की जो ड्यूटीज है, उसी प्रोबेशन ऑफिसर की जो ड्यूटीज है वो हमें सेक्शन 14 में देखने को मिलेगी। सेक्शन 15 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। सो ये बात करता है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट रहेंगे, ठीक है। अ काइंड ऑफ, हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, समाज, हिंदी में रहना ही देते हैं, समाज सेवक इसको चाहे तो बोल सकते हैं, समाज सेवक ही बेसिकली बोलेंगे। तो सेक्शन 15 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, कि समाज की सेवा में नियुक्त होंगे ये। सेक्शन 16 जो है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। उन एक्शन की प्रोटेक्शन की बात करता है सेक्शन 16, उन एक्शन के प्रोटेक्शन की बात करता है जो कि गुड फेथ में लिया गया था। सेक्शन 17 बात करता है पावर टू मेक रूल्स, कि रूल मेकिंग पावर किसके पास रहेगा, वो बात करता है सेक्शन 17। सेक्शन 18 बात करता है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स। कुछ इनेक्टमेंट हुए होंगे उनसे बचाने की बात जो है वो सेक्शन 18 बात करता है, और इसकी क्लैरिटी हमें मिलेगी तब जब हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे। सेक्शन 19 बात करता है सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। 562 ऑफ सीआरपीसी यहाँ पे बात कर रहा है, वो भी आई थिंक 18 के टाइम जो सीआरपीसी रहा था 1892 समथिंग, उस टाइम का जो सीआरपीसी था उसके सेक्शन 562 की बात कर रहा है नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, कि कुछ एरिया में जो कि स्पेसिफाइड होंगे, मेंशन्ड होंगे, उन एरिया में नहीं अप्लाई होगा सेक्शन 562। 562 बेसिकली कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है, मे बी जहाँ पे ये जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है ये अप्लाई हो रहा है वहां पे ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ वहां पे मेंशन होगा। तो आगे जाके उसको भी पढ़ लेंगे, उसको भी समझ लेंगे। तो फिलहाल ये थे 19 सेक्शंस। इसको फिर से अगर हम चाहें तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन फर्स्ट बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की, सेकंड बात करता है डेफिनेशन की, थर्ड बात करता है 4 बात करता है 5 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट की, थर्ड बात करता है पावर ऑफ कोर्ट की किस चीज में, ऑफेंडर्स को रिलीज करने में आफ्टर एडमोनिशन, डांट फटकार के। सेक्शन 4 बात करता है रिलीज ऑफ सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट, कि अगर किसी ऑफेंडर का अच्छा कंडक्ट है तो उसको रिलीज किया जा सकता है। सेक्शन 5 बात करता है रिक्वायर पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन, जो ऑफेंडर है जिसको रिलीज किया जाएगा उसको कुछ कंपनसेशन या कॉस्ट भी पे करना पड़ सकता है। सेक्शन 6 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर 21 ईयर ऑफ एज, जो 21 साल की 21 साल से जिनकी उम्र कम है उनको कारावास होने से रोकता है ये। सेक्शन 7 जो है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, जो प्रोबेशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब उसको पब्लिकली नहीं करना है, सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। जो लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे केवल उन्हीं के हाथों में वो रिपोर्ट जो है वो जाएगी। सेक्शन 8 बात करता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। सेक्शन 8 बात करता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। जो कंडीशन है प्रोबेशन के
उसमें वेरिएशन हो सकती है। सेक्शन 9 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। सो वो प्रोसीजर क्या रहेगा जब ऑफेंडर जो है बॉन्ड के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा या फिर ब्रीच कर देगा, तो उसमें क्या रहेगा प्रोसीजर, उसकी बात करता है। सेक्शन 10 बात करता है प्रोविजन एज टू सियोरिटीज, सियोरिटीज को लेके जो प्रोविजन है वो क्या रहेगा। सेक्शन 11 बात करता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, बेसिकली जुरिस्डिक्शन की बात करता है कोर्ट की कि कहां अप्लाई हो सकता है, क्या क्या पावर रहेगा कोर्ट के पास। सेक्शन 12 बात करता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, ये मुझे समझ में नहीं आया। सेक्शन 13 जो है 12 बेसिकली कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके रिमूवल की बात करता है, अटैचिंग टू कन्विक्शन, समथिंग विच इज रिलेटेड टू कन्विक्शन। ओके, सेक्शन 13 जो है प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन दे रहा होगा बेसिकली। सेक्शन 14 जो है उसी प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है हमें। सेक्शन 15 जो है प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट होना, एक ये बेसिकली गाइड कर रहा है हमें कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है एक समाज सेवक होगा। सेक्शन 16 जो है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ऐसे प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कुछ किसी ऐसे एक्शन को लेके जो कि गुड फेथ में लिया गया था। सेक्शन 17 जो है पावर टू मेक रूल्स, रूल मेकिंग पावर किसके पास होगा। सेक्शन 18 सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, कुछ इनैक्टमेंट्स जो किए गए हैं उनके जो ऑपरेशंस है उनको बचाने की बात कर रहा है। सेक्शन 19 या तो सेक्शन 18 में या तो बचाने की बात कर रहा है या फिर इसको बचाने की बात कर रहा है कि उस पे उनकी जो उनका जो इम्पैक्ट है इस पे नहीं डलेगा। ठीक है, सेक्शन 19 जो है सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, सो कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं उसमें सेक्शन 562 अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं। सो अभी स्टार्ट हो गया ये, तो अभी इस पे ध्यान से देखते हैं हम इसे। द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, एक बार फिर से याद दिला दूं मैं, 1958 में आया था ये। ठीक है, एक्ट नंबर 20 था 1958 का, इनेक्टमेंट डेट है इसकी 16 मई 1958। मैं एक बार चेक कर लूं, इनेक्टमेंट डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 16 मई 1958। ओके, एनफोर्समेंट डेट ऑफ, हाँ ये स्टेट बाय स्टेट वेराई भी करेगा, तो इसको रहने देते हैं। हाँ, सो इनेक्टमेंट डेट जो है वो 16 मई 1958 ही है। ठीक है, अब इसका प्रीएम्बल, सो कॉल्ड प्रीएम्बल पढ़ के देखते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन टाइटल जो है इसका ये पढ़ के देखते हैं हम। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर, ये एक ऐसा एक्ट है जो हमें बताएगा रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन, किस किस ग्राउंड पर रिलीज हो सकते हैं ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मीन्स की समवेयर एक ऑफेंडर जो है उसके गुड कंडक्ट पे और उसको किसी को सुपरवाइज करके, किसी की निगरानी उस व्यक्ति पे रख के और उसके गुड बिहेवियर को देख के उसको रिलीज किया जा सकता है। और ठीक है, तो या तो ये ग्राउंड पे इसको प्रोबेशन पे रिलीज कर दो किसी ऑफेंडर को, या फिर आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, या फिर उसको डांट लगा के और कुछ समझा वगैरह कि ऐसा अब से मत करना वगैरह वगैरह करके एडमोनिशन। ठीक है, ये वाला स्टेप चूज करके। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, सो ये जो एक्ट है टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, सो प्रोबेशन से रिलेटेड, एडमोनिशन से रिलेटेड एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, या फिर इन दोनों से रिलेटेड संबंधित जितनी चीजें हैं और जो ऑफेंडर है उनकी रिलीज की, उनको छोड़ने की जो बात है वो इस एक्ट में हमें देखने को और समझने को मिलेगी। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द नाइन्थ ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहला है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सब सेक्शन 1 कहता है The act may be called the Probation of Offenders Act 1958. So ये जो एक्ट है ये जाना जाएगा the Probation of Offenders Act 1958 के नाम से। सब सेक्शन 2 कहता है कि एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया। बात करें, ये जो पीडीएफ मेरे पास है इसमें लिखा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट आई थिंक इसको हट जाना चाहिए, बट वो आप चेक कर लेना।
ठीक है। तो सब सेक्शन सेकंड कहता है कि ये पूरे भारत में अप्लाई होगा। सब सेक्शन 3 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये बेसिकली बात करता है कि किसी भी राज्य में ये उस डेट में इन्फोर्समेंट में आएगा, उस डेट से ये अप्लाई होगा जिस डेट पे वहां के जो राज्य सरकार है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट कर देगी, मेंशन कर देगी। ठीक है। सो बेसिकली राज्य सरकार है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू ये मेंशन कर देगी कि आज से ये एक्ट जो है, और या तो कंप्लीट एक्ट या इसका कुछ पोर्शन, या फिर ये पोर्शन इस इतने से पर्टिकुलर एरिया में, ये पोर्शन इतने से पर्टिकुलर एरिया में, सो वो अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वीनियंटली मैनेज कर सकती है। ठीक है। आई होप आप इसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। मैं ट्राई करता हूं इसको और थोड़े अच्छे तरीके से समझाने की कि सब सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 जो है वो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये किसी भी राज्य में तब एनफोर्समेंट में आएगी जब उस राज्य की सरकार जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू ये इशू कर देगी, ये नोटिफिकेशन इशू कर देगी कि आज से ये एक्ट अप्लाई होगा या फिर इस डेट से ये अप्लाई होगा। अब इसमें सरकार ये भी कर सकती है कि पूरे स्टेट में एक बार में अप्लाई कर सकती है, या फिर कुछ पार्ट एक दिन ऐसे करके अप्लाई कर सकती है, या फिर कुछ पार्ट पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है, तो ऐसा भी कर सकती है। वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है। सो कुछ पोर्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन है एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। सो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डेट है, डिफरेंट डेट को डिफरेंट पार्ट्स में जो है गवर्नमेंट इसको अप्लाई करने के लिए डेट अनाउंस कर सकती है बाय इट्स ऑफिशियल गैजेट। सेक्शन 2 हमें डेफिनेशन की बात बताता है। ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशंस मेंशन है वो देख लेते हैं हम। सेक्शन 1 हो गया। सब सेक्शन फर्स्ट बात करता था हम, सब सेक्शन फर्स्ट हमें टाइटल की बात बताता है। सब सेक्शन 2 जो है वो हमें एक्सटेंड बताता है कि पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। सब सेक्शन 3 जो है वो हमें कमेंसमेंट की बात बताता है कि जो भी स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंगली जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें मेंशन करके अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में कहाँ अप्लाई होगा, कौन से पर्टिकुलर एरिया में किस डेट से अप्लाई होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन की बात करता है। इसमें 4 ही डेफिनेशन मेंशन है। सबसे पहला बात करता है अगर कहीं पे भी कोड लिखा हो तो उसका मतलब होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये चीज ध्यान में रखना कि पुराने वाला जो कोड सीआरपीसी है उसकी बात कर रहा है कि कहीं पे भी कोड लिखा हो तो सीआरपीसी 1898 मानना। ठीक है। बी प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर मींस, यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर की बेसिकली डेफिनेशन मेंशन है। प्रोबेशन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी ए प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज एज सच अंडर सेक्शन 3। सो जो बी है सेक्शन 2 का, जो बी है वो बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर वो है जो अपॉइंट हुआ है एज पर सेक्शन 13, जो अपॉइंट और रिकॉग्नाइज्ड हुआ है एज एन प्रोबेशन ऑफिसर एज पर सेक्शन 13। सो सेक्शन 13 में जो अपॉइंटमेंट होगी किसी पर्सन की या किसी भी पर्सन को रिकॉग्निशन मिलेगी एज एन कि वो आज से प्रोबेशन ऑफिसर है, वही प्रोबेशन ऑफिसर माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 2 के बी के अकॉर्डिंग। थर्ड डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सो बेसिकली प्रिस्क्राइब मींस बेसिकली कि अब इसमें क्या समझाओ कि प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मतलब रूल्स के द्वारा जो बताया गया हो उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है नेक्स्ट जो है डी क्लॉज
Words and expressions used but not defined in this act and defined in the code of CRPC 1898 shall have the meanings respectively assigned to them in that code. So ये कह रहा है कि चलो तीन डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे दे दी, कोड की, प्रोबेशन ऑफिसर की और प्रिस्क्राइब की. इसके अलावा कुछ वर्ड्स इसमें मेंशन है जिसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई लेकिन CRPC 1988 में दी गई है, तो वही वाली डेफिनेशन मानी जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 3, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन. सेक्शन 3 क्या बात करता है कि कोर्ट के पास पावर है किसी भी ऑफेंडर को रिलीज करने की, उसको डांट कर, आफ्टर एडमोनिशन. अब इसको पढ़ते हैं. व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जब भी कोई अपराधी, जब भी कोई व्यक्ति गिल्टी, दोषी पाया जाए, ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379. सो जब भी कोई पर्सन है वो गिल्टी पाया जाएगा, पनिशेबल पाया जाएगा एज पर सेक्शन 379 या 380 या 381 या 404 या 420 ऑफ IPC. सो जब भी कोई व्यक्ति है अगर वो दोषी पाया जाता है और उसको पनिशमेंट मिलने वाली है ऐसे अपराध के लिए जो कि IPC में मेंशन है, जिसका जो सेक्शन है वो है 379, 380, 381, 404 या 420. ठीक है. ऐसे केस में और अगर इनमें से किसी में नहीं है तो एनी ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment for not more than 2 years or with fine or with both. So या तो इनमें से किसी ऑफेंस में गिल्टी हो, ठीक है, कन्विक्टेड हो, इनमें से किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो. अगर इनमें से कोई सा नहीं है तो किसी ऐसे क्राइम में जिसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल बन रही है, 2 years की इम्प्रिजनमेंट बन रही है, तो 2 साल का कारावास उसका बन रहा है, 2 years, और 2 साल या फिर इससे रिलेटेड फाइन या बोथ. ठीक है. तो ऐसे केस में तो चाहे इसके लिए वो इसमें कन्विक्टेड हो इन पांचों सेक्शन में 379, 380, 381, 404, 420, अगर इनमें से किसी में नहीं है तो या तो 2 साल का उसको पनिशमेंट हो कि 2 साल की पनिशमेंट के अंडर वो आ जाए, है ना, कि 2 साल की पनिशमेंट इसको किसी एक्ट के अंडर में मिल रही है, इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, या फिर उससे रिलेटेड फाइन या बोथ वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है. तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टाइम पे, और एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड. मतलब ये फर्स्ट टाइम उसका, इसमें फर्स्ट टाइम उसका नाम आ रहा हो, फर्स्ट टाइम वो कन्विक्टेड हो रहा हो, 379, 380, 381, 404, 420 ऑफ IPC, या फिर 2 साल की 2 साल तक की जो पनिशमेंट है उसके अंडर में उसका नाम आ रहा हो कि इसको फॉर एग्जांपल 2 साल के अंदर तक का मतलब या तो 2 साल या फिर 1.5 साल, 1 साल, ऐसा समथिंग. ठीक है. इसके अंदर उसका नाम आ रहा हो और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं हो, वो प्रीवियसली मतलब पीछे वो किसी क्राइम में कन्विक्टेड ना हो. ठीक है. बैकग्राउंड उसका क्लियर हो. ऐसे केस में कोर्ट by which the person is found guilty is of an opinion that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and character of the offense. So basically court जो है nature of offense, character of offender, ठीक है, and then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may instead of sentencing him. तो कोर्ट क्या कर सकती है बेसिकली इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रख के इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम उसको पनिशमेंट देने की जगह, पनिशमेंट देने की बजाय
sentencing him to any punishment or releasing him on probation of good conduct under section 4, release him after due admonition instead of sentencing him to any punishment or releasing him on release him। ठीक है। सो सेक्शन 3 जो है वो ये कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति है वो दोषी पाया जाएगा इन जो सेक्शंस हैं इनके अंडर ऑफ आईपीसी 379, 380, 381, 404, 420 ऑफ आईपीसी, या फिर किसी ऐसे ऑफेंस में जिसकी पनिशमेंट है टोटल 2 इयर्स की बन रही है, या फिर उससे रिलेटेड फाइन बन रहा है, या फिर बहुत सिचुएशन अराइज हो रही है कि 2 साल की पनिशमेंट भी मिल गई, फाइन भी मिल गया तो इन सब में अगर वो फॉल हो रहा है और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब वो पीछे किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं हुआ है, तो वैसे में कोर्ट क्या कर सकती है, उसको जेल डालने की जगह ये वाला पोर्शन छोड़ दो, अगर ये इस पे फोकस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको जेल डालने की जगह क्या कर सकती है कोर्ट, उसको रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। सो उसको डांट के समझा के उसको रिलीज कर सकती है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन 4 अंडर दिस और सेक्शन 4। इसको भी छोड़ दो। सेक्शन 4 बात कर रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है। सो तीसरे वाले में तो ऑफेंडर को डांट पड़ जाती है और फिर कोर्ट छोड़ सकता है। ठीक है, में लिखा है वैसे तो छोड़ भी सकता है, नहीं भी छोड़ सकता। आई थिंक मैं चेक कर लूं कि सेल है, में है। रिलीज हिम कोर्ट में है ना, यहाँ पे मेंशन है ना, द कोर्ट में। वेट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम दो। यहाँ पे क्या लिखा है, द कोर्ट में, मतलब छोड़ भी दे ना भी छोड़े, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट फैक्टर्स कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, नेचर ऑफ द क्राइम, नेचर ऑफ द पर्सन, ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कोर्ट चाहे तो छोड़े चाहे तो ना छोड़े। सेक्शन 4 बात करता है कि उसके गुड बिहेवियर को देख के, उसके गुड कंडक्ट को देख के। ठीक है। When any person is found guilty, जब भी कोई पर्सन जो है वो गिल्टी पाया जाए ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, बट ये ध्यान में रहे कि वो जो पर्सन है वो गिल्टी तो है, वो कन्विक्ट तो हुआ है, बट वो जो कन्विक्शन है वो उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ नहीं होनी चाहिए, ना ही आजीवन कारावास होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी नहीं होनी चाहिए। एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इंक्लूड द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इट इज एक्सपीडिएंट टू रिलीज हिम ऑन द प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट देन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond। ठीक है, यहां तक समझ लेते हैं। सो बेसिकली कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंडर है और वो कन्विक्ट हो गया है, बट ये चीज ध्यान में रहे कि कन्विक्ट वो जो हुआ है वो जिस ऑफेंस के लिए हुआ है उसकी जो पनिशमेंट है ना ही डेथ की बन रही हो, ना ही आजीवन कारावास की बन रही हो, ना मृत्यु की बन रही हो, ना आजीवन कारावास की बन रही हो। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट उसके नेचर ऑफ क्राइम के नेचर को ध्यान में रख के, उसकी सीरियसनेस को ध्यान में रख के, ऑफेंडर का जो नेचर है, ऑफेंडर का जो कैरेक्टर है, उन सब चीजों को, बातों को ध्यान में रख के क्या कर सकता है, ऑफेंडर को एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है। बॉन्ड एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जिससे कोर्ट को ये एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये भाग के नहीं जाएगा।
तो एक टाइप की सिक्योरिटी बॉन्ड मानी जाती है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, उस व्यक्ति को उसके गुड बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसको एक बॉन्ड के साथ बांध लेगा, मतलब एक बॉन्ड उससे फिल करवा लेगा, रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू ए बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटी। सियोरिटी वो होता है कि मान लो अगर एक पर्सन है वो अगर भाग जाए तो जो सियोरिटी है वो गारंटी एज ए गारंटर बनता है कि मैं हूं ना, ये मैं नहीं भागेगा, अगर ये भाग जाता है तो मैं तो हूं ही, तो आप मुझे अरेस्ट कर लेना या फिर मैं फाइन दूंगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज होती है, तो वो सियोरिटी होता है। तो जो बॉन्ड क्रिएट होगा उसमें सियोरिटी चाहिए, तो इसमें लिखा है कि चाहे सियोरिटी हो उस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए या ना हो, विद और विदाउट सियोरिटी, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior. So आगे का जो पोर्शन है वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। When any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life, and the court by which the person is found guilty is of an opinion that having regard to the circumstances of the case, include the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to release him on the provision of good conduct, then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may, instead of sentencing him at once at any punishment, direct that he be released on his entering into a bond with or without sureties to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior. ठीक है, सो ये कह रहा है कि एक बॉन्ड फिल करवा लेगी कोर्ट, और उसके अंदर उसके थ्रू ये भी मेंशन होगा कि उसको अगर 3 साल के अंदर जब भी बुलाया जाए किसी पनिशमेंट, अगर मान लो उसको पनिशमेंट देने के लिए, तो उसको आना पड़ेगा, ठीक है, विद और विदाउट सियोरिटीज, कि सियोरिटी के बिना या फिर सियोरिटी के साथ भी बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, टू अपीयर, कि उसको आना पड़ेगा, एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन, और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो जब भी ऐसा लगे कि कोर्ट को 3 साल की ड्यूरेशन में, देखो लिखा है ना नॉट एक्सीडिंग 3 years, सो 3 साल की ड्यूरेशन में जब भी कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं नहीं इसको खुला नहीं रखना चाहिए, इसको पनिशमेंट देनी चाहिए, तो कोर्ट उसको बुलाएगा, और कोर्ट जब उसको बुलाएगा तो उसको वो पनिशमेंट लेने आना भी पड़ेगा। तो और नहीं आएगा तो फिर सियोरिटी तो रहेगा, अगर सियोरिटी नहीं भी है तो उसने बॉन्ड फिल कर रखा है, बॉन्ड फिल किया होगा उसने तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो उसने डिपॉजिट की होगी, जिसकी कुछ वैल्यूएशन रही होगी, वो सारी चीजें होती है। तो जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी इन 3 साल की ड्यूरेशन में, तो उसको जाना पड़ेगा, एज द कोर्ट में डायरेक्ट, एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, और कोर्ट उससे ये भी बोलेगी कि गुड बिहेवियर मेंटेन कर रखना, और अगर नहीं गुड बिहेवियर मेंटेन करके नहीं रखता है तो वही 3 साल की ड्यूरेशन में कोर्ट कभी भी उसे बुला के पनिशमेंट दे सकती है। प्रोवाइडेड दैट, इसका जो प्रोविजन बात करता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट as such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction, or in which the offender is likely to live during period for which he enters into the bond. So basically इसका जो प्रोविजन है वो ये हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि कोर्ट भी तभी उस पर्सन को रिलीज करेगी, तभी उस ऑफेंडर को रिलीज करेगी जब कोर्ट को ये पता होगा कि वो जो पर्सन है आगे के 3 साल कहाँ रहने वाला है, और वो जो हाँ रह रहा है। बेसिकली सबसे पहले उसको ध्यान रखना है कि कोर्ट को सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो जो पर्सन है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, उसका जो घर है वो इसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आए, ठीक है, इसी कोर्ट के एरिया में ही है। अगर नहीं आती है तो अगर वो कहीं और रह रहा है तो उसको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, और कोर्ट को ये मालूम होना पड़ेगा कि ये अगले 3 साल तक यहाँ पे रहने वाला है, अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से कम्युनिकेशन हम इसके साथ कर सकते हैं। तो वो चीज इस बात कर रहा है कि ये जो फैक्ट है ये कोर्ट को पता होना चाहिए और बताना पड़ेगा, ठीक है, इसका प्रोवाइजो हमें ये बता रहा है। सबसेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 4 का ये बता रहा है, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, तो जब भी ऐसा करने से पहले या फिर इसके अंदर कोई ऑर्डर बनाने से पहले, ठीक है, कोर्ट जब भी सेक्शन 1 में जो बातें दी गई हैं वो उसके ऊपर कोई ऑर्डर बनाने से पहले द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस।
तो यहाँ पे कोर्ट सेल मेंशन है, कोर्ट सेल टू टेक द कंसिडरेशन द रिपोर्ट। सो प्रोबेशन ऑफिसर को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, और वो जो रिपोर्ट है वो कोर्ट क्या करेगा, उसको कंसिडरेशन में लेके ही कोई ऑर्डर बनाएगा सेक्शन सब सेक्शन 1 के अंडर में, ठीक है। सो बेसिकली प्रोबेशन ऑफिसर है, वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो जो रिपोर्ट है प्रोबेशन ऑफिसर है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लेना मैंडेटरी होगा कोर्ट के लिए, मैंडेटरी होगा, और इसको लेके ही कोर्ट क्या करेगा, एज पर सेक्शन 4(1) कोई ऑर्डर देगा। सो अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। आगे जो है इसका सेक्शन 4 का 2 सब सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं और 3, 4, 5 रह गया है, और उसके ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।